हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C डबल बॉन्ड OH समूह है जिन कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना H+ त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन निर्मित करते हैं। और इसी की अपन बात करने वाले हैं कि एसिडिक नेचर के होते हैं तो उसका कारण क्या है, क्यों होते हैं, एसिडिक प्रकृति के H+ आसानी से क्यों त्याग देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपन पानी में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से टूटते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H2O। अब एसिड है वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन यहाँ से लोन पेयर ले लेता है, तो देखो क्या बचा, R C डबल बॉन्ड O। यहाँ से H+ जाएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को। अब यदि मैं इस अम्ल का वियोजन स्थिरांक लिखूं Ka, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, तो वो होता है उत्पादों की सांद्रता RCOO- H3O+ बटा अभिकारकों की सांद्रता H2। लेकिन इस दौरान H2O की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए Ka को H2O के साथ ले लूं, Ka H2O, केवल सांद्रता इन्हीं की परिवर्तित होती है, तो ये हो जाएगा RCOO- H3O+ बटा RCOOH। साम्यावस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर जब अभिकारकों और उत्पादों के मध्य अभिक्रिया जो है एक तरीके से अनंत समयांतराल तक चलती रहती है, वो स्थिति उसको कहते हैं साम्यावस्था। जब अभिकारक उत्पाद में बदलते रहते हैं और जितने अभिकारक उत्पाद में बदले उतने उत्पाद अभिकारक में बदलते हैं, ये प्रक्रिया अनंत समय तक रिएक्शन में चलती रहती है, उसको कहते हैं साम्यावस्था। और साम्यावस्था स्थिरांक को लिख देंगे RCO- H3O+ बटा RCOOH। अब K यानी साम्यावस्था स्थिरांक या अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है या किसके समानुपाती होता है? ये कार्बोक्सिलेट आयन और H3O+ आयन की सांद्रता के समानुपाती। और H3O में क्या है, H2O और H+ है, तो ओवरऑल में ये कह सकता हूं कि H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ अम्ल का वियोजन स्थिरांक बढ़ता है। H+ या H3O+ आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka और क्षार का वियोजन स्थिरांक Kb बढ़ता है। और Ka के मान Ka के मान जितने अधिक होते हैं वह अम्ल उतना ही प्रबल होता है। यानी Ka के मान बढ़ रहे हैं, किस पर निर्भर कर रहे हैं, H3O+ या H+ की सांद्रता पर निर्भर कर रहे हैं। तो H+ जैसे जैसे बढ़ेगा उस अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, यानी Ka के मान बढ़ने के साथ अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। लेकिन Ka इज इक्वल टू होता है माइनस Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। Pk इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग Ka। और ये Ka का व्युत्क्रम होता है एक तरीके से Pk, यानी Pk के मान जितने कम एसिड उतना ही प्रबल होगा। Pka के मान जितने
कम होते हैं अम्ल, Ka के मान जितने ज्यादा pKa के मान जितने कम, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। यानी अपने को Ka और pKa दोनों के मिल सकते हैं, लेकिन pKa के जितने कम होंगे मान वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये तो बात हुई Ka और pKa के मानों की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय क्यों होते हैं प्रकृति में, उसके बारे में जानते हैं। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी एसिडिक नेचर क्यों होती है, उसका पहला कारण है जो कार्बोक्सिलिक एसिडों में COOH समूह है, इसका ये H+ जितना आसानी से निष्कासित होगा वो एसिड उतना ही प्रबल होगा। तो कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर ये कार्बोनिल समूह जो है CO, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के रूप में कार्यरत रहता है। यानी इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की कम है। और जैसे ही इधर स्थानांतरित होंगे तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। और कार्बन पर जैसे ही प्लस आएगा, पहले क्या है ये आंशिक है, क्योंकि इस बंध के आंशिक रूप से इधर आकर्षित है, तो माइनस और प्लस। अब कार्बन पर जब आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता दिख रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, अपने लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में देती है। और जैसे ही डबल बॉन्ड के रूप में देती है तो देखो क्या बना, इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, O पे माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O+H, ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन क्या करती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को तुरंत खींच लेती है और ये O- डबल बॉन्ड और ये वापस लोन पेयर +H+। यानी OH समूह के कार्बोक्सिलिक अम्लों में या कार्बोक्सिलिक समूह में OH समूह की ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में होने के कारण OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, OH बंध की पोलरिटी बढ़ जाती है और OH बंध के इलेक्ट्रॉन ये धनावेशित ऑक्सीजन लेकर के H+ को आसानी से निकाल देती है। तो मैं यूं कह सकता हूं कार्बोक्सिलिक समूह में OH समूह की ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर CO समूह के साथ कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में होने के कारण OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है और धनावेशित ऑक्सीजन, कौन सी, OH बंध की धनावेशित ऑक्सीजन OH बंध के ये वाली बात हो रही है, धनावेशित ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर H+ को निष्कासित कर देती है, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेगी और H+ को निष्कासित कर देगी और कार्बोक्सिलेट और H+ आयन निर्मित हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है ये पूरा कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें ये ऑक्सीजन जो है OH बंध की उसका लोन पेयर कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में है और अनुनाद में होने के कारण ये ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है और ऑक्सीजन धनावेशित है तो इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, धनावेश रखेगी नहीं, तो ये OH बंध की ध्रुवता को बढ़ाता है ये धनावेश। और ऑक्सीजन धनावेशित जो है वो OH बंध के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है
तो पॉजिटिव चार्ज रखेगी नहीं, तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ को निष्कासित कर देती है। ये पीछे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है और H+ आसानी से निष्कासित हो जाता है। तो पहला कारण हो गया OH समूह की ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में होने के कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आसानी से H+ त्याग देते हैं और एसिडिक होते हैं नेचर में। दूसरा कारण देखते हैं, सेकंड, कार्बोक्सिलिक समूह से यानी कार्बोक्सिलिक समूह से H+ के निष्कासित होने के बाद क्या बना, ये प्लस ये, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। और बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन, इस कार्बोक्सिलेट आयन को अम्ल का संयुग्मी क्षार भी कह सकते हैं। अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल, और उनमें H+ का ही अंतर होता है। तो ये एसिड है, एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, केवल H+ का अंतर है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो H+ के निष्कासन के बाद बनता है, वो कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद द्वारा या दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या बना देखो CO- डबल बॉन्ड, ये लो, ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो पहला कारण हो गया OH बंध की ध्रुवता अनुनाद के कारण बढ़ जाती है, और दूसरा कारण हो गया बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लता का दूसरा कारण हो जाएगा बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोलों से ज्यादा अम्लीय क्यों होते हैं? क्या कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं? फिनोल जो है वो, यदि मैं बात करूं तो फिनोल एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय होते हैं। उसके कारण अपन पीछे वाले चैप्टर में देख चुके हैं। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होते हैं? ये फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं नेचर में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से ज्यादा अम्लीय है और फिनोल एल्कोहलों से ज्यादा एसिडिक है। यदि ऑर्डर पूछे तीनों का तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, उसके क्या कारण है? तो उसका कारण है, पहला कारण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल, इन दोनों के आयनन से जो आयन बनते हैं पहले वो देख लेते हैं। फिनोल, ये OH, इसका स्व आयनन कराएं तो ये फिनोक्साइड आयन बनता है, O- प्लस H+, ये फिनोक्साइड आयन, फिनोल के स्व आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्व आयनन से देखो क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। कार्बोक्सिलेट आयन, फिनोल से फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन। अब फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाएं तो फिनोक्साइड आयन की तो वैसे देख चुके हैं अपन। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना जब बनाएं तो ये इस तरीके की प्राप्त होती है, डबल बॉन्ड माइनस
नेगेटिव को अगले बंध पे और अगले बंध को अगले कार्बन पे इस तरीके से शिफ्ट करते जाओ। माइनस, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर माइनस, माइनस, और लास्ट वाले में ये अपनी जैसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। ये अब इस फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं अपने को मिली है उसमें कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी ऋणावेश मौजूद है और अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे भी ऋणावेश है। लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें केवल और केवल अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे ही ऋणावेश है। और इसका यदि मैं अनुनाद संकर बनाऊं तो इस टाइप का बन जाएगा, यानी ऋणावेश केवल और केवल अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है, कार्बन पर नहीं है। फिनोक्साइड आयन में क्या है, ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन पे भी है, ऑक्सीजन पे तो है ही है, इसके अलावा कम विद्युत ऋणी कार्बन पे भी है। इसलिए फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी होती है। यानी मैं यूं कह सकता हूं फिनोक्साइड आयन is less stable than carboxylate आयन। फिनोक्साइड आयन लेस स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन से। क्यों? क्योंकि फिनोक्साइड आयन में कम विद्युत ऋणी कार्बन पे भी ऋणावेश है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, कम विद्युत ऋणी कार्बन पर कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो फिनोक्साइड आयन की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो ओवरऑल बात यह हो गई कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, और फिनोक्साइड आयन 5 असमान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, जिनमें अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के साथ साथ कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी ऋणावेश होता है। इसलिए फिनोक्साइड आयन की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायित्व रखता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब दूसरा यदि अपन कारण दें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या है, OH समूह कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा रहता है। फिनोलों में ये OH समूह जो है वो कार्बोनिल समूह से नहीं जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बोनिल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के रूप में कार्य करता है। यानी इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा और जैसे ही खींचेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा तो इस OH बंध के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में चले जाएंगे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और धनावेशित ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन धनावेशित होने के कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है और ये ऑक्सीजन तुरंत OH बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, H+ के रूप में निष्कासित कर देती है। तो ये कार्बोनिल समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, और OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है। लेकिन फिनोलों में ऐसा कोई समूह मौजूद नहीं है, इसलिए फिनोल कम अम्लीय होते हैं। तो ये दो कारण हो गए, एक CO समूह की उपस्थिति और दूसरा असमान अनुनादी संरचनाएं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोलों की अम्लता को अलग अलग कर देती है और फिनोलों को दुर्बल अम्ल बनाती है। अब देखो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उनका अम्लों की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं सीधी सीधी बात आपको ये बता दूं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, विड्रो का मतलब होता है खींचने वाला, निकालने वाला, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अम्लता बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह
अम्लता घटाते हैं। अब ये तो बात हुई, अपने को विड्रॉइंग देखना है और डोनेटिंग देखना है। यदि विड्रॉइंग समूह खींचने वाला समूह, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह लग रहा है तो अम्लता बढ़ेगी, और यदि डोनेटिंग समूह लगा हुआ है तो अम्लता घटेगी। ये तो बात हुई सीधे शब्दों में। अब ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी EWG ग्रुप जो होंगे वो इस कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऋणावेश को भी खींचेगा। और जब धनावेश या ऋणावेश किसी आयन का घटता है तो स्थायित्व बढ़ता है, और स्थायित्व बढ़ता है तो अम्लता भी बढ़ेगी। यानी मैं यूं कह सकता हूं EWG समूह संयुग्मी क्षार, और संयुग्मी क्षार अम्ल का कौन? कार्बोक्सिलेट आयन। EWG समूह संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ाते हैं, जबकि EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समूह संयुग्मी क्षार कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को घटाते हैं। कैसे? EDG समूह जब होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धकेलेंगे, अपने से दूर धकेलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पे बढ़ेगा, और कार्बन पे बढ़ेगा तो इन ऑक्सीजनों के हिस्से में भी आएगा, यानी नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा यानी आवेश बढ़ने के साथ स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, ऋणावेश को खींच करके कम कर रहे हैं, और ऋणावेश कम होता है तो स्थायित्व बढ़ता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व को बढ़ाते हैं और ये घटाते हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति में एसिडिटी बढ़ती है और इनकी उपस्थिति में एसिडिटी घटती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अम्लता को बढ़ाते हैं, सीधी सीधी बात यह है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं ऋणावेश को कम करके, और EDG समूह कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को घटाते हैं ऋणावेश को बढ़ा करके। तो ये तो बात हुई EWG और EDG समूह की। अब देखो अपने पास कुछ EWG ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो अम्लता को बढ़ाते हैं। उनकी क्षमता का बढ़ता क्रम देख लेते हैं। अपने पास CF3, NO2, CN, F, Cl, Br, I और फेनिल PH। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपों की क्षमता का बढ़ता क्रम है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का बढ़ता क्रम, यानी CF3 की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है और PH की सबसे कम होती है। तो यह हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्षमता का बढ़ता क्रम। अब देखो अपने को इनको काम में कैसे लेना है। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक है CF3COOH, एक है CCl3COOH और एक है CBr3COOH। ये तीन है। तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडी कौन है? 1 2 3। तो देख लो CF3 यानी फ्लोरीन की, तीनों में F है, बाकी का सारा सिस्टम एक जैसा है। तो इसमें 3 फ्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 3 ब्रोमीन है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्षमता F की सबसे ज्यादा, फिर Cl की, फिर Br की। तो 3 नंबर सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा और क्षमता जितनी ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन क्षमता फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर सबसे कम ब्रोमीन की। तो सबसे ज्यादा एसिडिक 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की क्षमता जिसकी ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक है।
यानी ये पावर की बात हो रही है, पावर जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक है। फिर मैं यदि दूसरा सवाल ले लूं तो एक है अपने पास ये, दूसरा है अपने पास और तीसरा है अपने पास ये, तीन है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें देखो कार्बोनिल कार्बन जो है उससे डिस्टेंस देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास वाले कार्बन से लगे हुए, इसमें एक कार्बन और बढ़ गया, यानी डिस्टेंस कार्बोनिल कार्बन और OH समूह से दूरी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह की दूरी और बढ़ गई। और फिर इसमें देखो इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में डिस्टेंस देखो 2 कार्बन आ गए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ बीच में कोई कार्बन नहीं है। यानी दूरी बढ़ने के साथ आपको पता है -I हो चाहे +I प्रभाव हो कम हो जाता है। तो यहाँ जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा लगेगा डिस्टेंस का। ये कौन सा है, डिस्टेंस का इफेक्ट है। डिस्टेंस जिसमें कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, डिस्टेंस जिसमें ज़्यादा हो जाएगी वो कम एसिडिक होगा। यदि मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कहूँ तो 3 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह की क्षमता घट जाती है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, अम्लता घट जाती है। फिर एक और सिद्धांत देख लेते हैं अपन कि ये डिस्टेंस का हो गया, पावर का हो गया, एक नंबर का और देख लेते हैं संख्या के अंदर कि अपने पास एक है CCl3COOH, एक है अपने पास CH2Cl C डबल बॉन्ड OH और एक है CHCl2 C डबल बॉन्ड OH। ये 1, 2 और ये 3। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं 3, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 1, इसमें है 2। अब इलेक्ट्रॉन दूरी सबकी बराबर है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन पास वाला कार्बन से ही जुड़े हुए हैं तीनों में, तो डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है। पावर सारे ही क्लोरीन है तो बराबर है, लेकिन नंबर क्या है, अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो नंबर जितने ज़्यादा होंगे संख्या में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी संख्या में यहाँ 3 नंबर में सबसे ज़्यादा, फिर 1 नंबर में 2 हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और बीच वाले में 1 है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 2 नंबर। अब यदि ये सारे साथ में काम करें, डिस्टेंस भी हो, नंबर भी हो, पावर हो, तो डिस्टेंस को सबसे पहले देखेंगे, फिर नंबर को देखेंगे और फिर पावर को देखेंगे। डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर, DNP। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, फिर देखेंगे नंबर, फिर पावर। यानी डिस्टेंस कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, डिस्टेंस ज़्यादा है वो कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव जो है उनका कम होता चला जाता है और 4 से 5 कार्बन के बाद तो लगभग समाप्त ही क्या हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड HCOH और एसिटिक एसिड, इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें H का न इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग न विड्रॉइंग, लेकिन इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, दाता। तो ये एसिडिटी को घटा देगा, ये न घटाएगा न बढ़ाएगा। तो इसकी एसिडिटी कम है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। लेकिन बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, ये ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से भी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये sp2 संकरित कार्बन है और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, प्लस। और प्लस जैसे ही आएगा कार्बन पे, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर
शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है यानी इस फेनिल समूह का -I इफेक्ट माना जाता है इस कार्बन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, और ये जो है इसका +I इफेक्ट है। तो +I इफेक्ट तो क्या करता है, एसिडिटी को घटाता है, और -I इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ा देता है। SI वाइनिल समूह जब जुड़ा होता है तब भी ऐसा ही होता है, वाइनिल समूह ये होता है, ये भी एसिडिटी को बढ़ाता है। इसका भी कौन सा प्रभाव होता है, -I इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp2 संकरित होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो OH बंध की ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर यहाँ दे देगी, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है। तो यदि मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, एसिटिक एसिड की और बेंजोइक एसिड की, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें -I इफेक्ट है। फिर फॉर्मिक एसिड, इसका न +I है न -I है, दोनों ही नहीं है। और लास्ट में हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट है। और दाता समूह क्या करते हैं, अम्लता को घटाते हैं, खींचने वाले समूह बढ़ाते हैं, और न खींचने वाले न दाता समूह हो तो एसिडिटी पर दोनों के बीच में आ जाएगी, माइनस वाले और प्लस वाले के बीच में। अब देखो नेक्स्ट है अपने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या इफेक्ट होता है, प्रतिस्थापियों का इफेक्ट। तो वही नियम यहाँ लागू होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि है तो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है तो एसिडिटी को घटाएंगे, और सिंपल जो है वो दोनों के बीच में रहेगा। तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये पैरा मेथिल बेंजोइक एसिड, और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इसका +I इफेक्ट लगेगा और +H लगेगा, इसका -R लगेगा और -I लगेगा, इसका न प्लस लगेगा न माइनस लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसमें माइनस वाले जिसमें इफेक्ट लगेंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें विड्रॉइंग है, फिर 3 नंबर सिंपल बीच में आएगा क्योंकि इसमें न इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है न विड्रॉइंग है, लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर क्योंकि इसमें डोनेटिंग है। ये सबसे कम अम्लीय होंगे, ये सबसे ज़्यादा। विड्रॉइंग ग्रुप जिनमें लग रहे हैं यानी खींचने वाले समूह वो सबसे ज़्यादा अम्लीय, दाता समूह जिनमें लग रहे हैं वो सबसे कम अम्लीय, और बीच में आ जाएंगे जिनमें न दाता समूह है न खींचने वाले समूह है। तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा, फिर 3 नंबर और फिर 2 नंबर, ये हो जाएगा अम्लता का बढ़ता क्रम। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी का ऑर्डर।